हाय मित्रों, मैं मुकेश कुमार मीणा, बीएससी फैकल्टी जूलॉजी। आज मैं आपके लेके आया हूँ नया वीडियो बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के लिए। और सेकेंड ईयर में हम पढ़ रहे हैं सेकेंड पेपर, और सेकेंड पेपर पढ़ रहे हैं हम थर्ड यूनिट जो हमारी चल रही है। इससे पहले वीडियो में कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम न्यू टॉपिक लेंगे, लेकिन वो यूनिट थर्ड का ही है। तो देखो मित्रों, यूनिट थर्ड बीएससी सेकेंड ईयर पेपर सेकेंड, ठीक है। हम शुरुआत करते हैं न्यू टॉपिक। ये टॉपिक आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपका ये देखना कि इस टॉपिक में से हर साल क्वेश्चन पोर्टअप होता है कोटा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, तो विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। तो सेकेंड जो न्यू टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक रहेगा पच्चे गर्भधान विधियाँ। कौन सा रहेगा? पच्चे गर्भधान विधियाँ। तो देखते हैं न्यू टॉपिक पढ़ेंगे पच्चे गर्भधान विधियाँ। पच्चे गर्भधान विधियाँ क्या पढ़ेंगे? पच्चे गर्भधान विधियाँ कहने का मतलब होता है पोस्ट प्रेगनेंसी मेथड। क्या होता है? पोस्ट प्रेगनेंसी मेथड। पोस्ट प्रेगनेंसी मेथड। पोस्ट प्रेगनेंसी मेथड क्या पढ़ेंगे? पोस्ट प्रेगनेंसी मेथड। प्रेगनेंसी मेथड, पोस्ट प्रेगनेंसी मेथड कहने का मतलब होता है पच्चे गर्भधान विधियाँ, ठीक है। अब देखते इसको एक करके पढ़ेंगे। तो पच्चे गर्भधान विधियों में देखते हैं कि इन विधियों का उपयोग तब किया जाता है। देखो मित्रों, इन विधियों का उपयोग तब किया जाता है जब संयोजन के पश्चात गर्भधान को रोका जाता है। इन विधियों का उपयोग जब किया जाता है जब संयोजन के पश्चात, संयोजन तो हो चुका है उनके बीच में, निश्चितन हो चुका है, अब निश्चितन हो चुका है, अब इसको कैसे रोका जाए? इन विधियों का उपयोग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब होता है इन विधियों का उपयोग तब किया जाता है कि संयोजन के पश्चात उनके बीच निश्चितन हो सकता है, यानी कि उनके बीच में फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो चुकी है। इसके बाद निश्चित को कैसे रोका जा सकता है, इन विधियों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब है इस वीडियो में वही वीडियो पढ़ेंगे जिसके संयोजन के पश्चात गर्भधान को कैसे रोका जा सकता है, ठीक, प्रेगनेंसी को कैसे रोका जा सकता है, उसके बाद डिटेल से पढ़ेंगे। तो एक लाइन लिख लेते हैं इसमें कि इन विधियों का उपयोग तब किया जाता है, 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 इन विधियों का उपयोग तब किया जाता है जब संयोजन के पश्चात गर्भधान को रोका जाए। जब संयोजन के पश्चात गर्भधान को रोका जाए। कहने का मतलब होता है इन विधियों का उपयोग, किस विधि का उपयोग? पोस्ट प्रेगनेंसी मेथड का उपयोग कब किया जाता है? इन विधियों का उपयोग तब किया जाता है जब संयोजन के पश्चात, कहने का मतलब उनके बीच निश्चितन हो चुका है, तो संयोजन के पश्चात गर्भधान को रोका जाए। कहने का मतलब होता है कि संयोजन के पश्चात गर्भधान को रोका जाए, गर्भधान को रोका जाए। तो एक बात समझ में आना चाहिए कि इन विधियों का उपयोग कब किया जाता है? जब दोनों के बीच में, नर मादा के बीच में संयोजन हो चुका है, निश्चितन हो चुका है, अब निश्चितन हो चुका है, अब उसको कैसे रोका जाए, तो उसकी इन विधियों का उपयोग कर सकते हैं। तो हम एक एक करके इस विधि को पढ़ेंगे। तो देखो इसमें इन विधियों का उपयोग तब किया जाता है जब संयोजन पश्चात गर्भधान को रोका जाए। तब संयोजन के पश्चात, जब संयोजन के पश्चात गर्भधान को रोका जाए, तब संयोजन के पश्चात गर्भधान को रोका जाए। संयोजन के पश्चात गर्भधान को रोका जाए। अब ये विधियां निम्न प्रकार की हो सकती हैं। अब देखते हैं कौन कौन सी विधियां होती हैं। ये विधियां निम्न प्रकार की हो सकती हैं। तो देखते हैं कि ये विधियां निम्न प्रकार की हो सकती हैं। ये विधियां निम्न प्रकार की हो सकती हैं। अब इनको एक एक करके विधि को पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो आपको ध्यान है ना कि पोस्ट प्रेगनेंसी मेथड
फच्चे गर्भधान विधियां, तो इन विधियों का उपयोग तब किया जाता है जब संयोजन के पश्चात गर्भधान को रोका जाए। तो ये विधियां निम्न प्रकार की हो सकती हैं, और इन विधियों में सबसे पहली विधि आएगी गर्भपात विधि। कौन सी आएगी? गर्भपात विधि। गर्भपात विधि नाम सुना होगा आपने, गर्भपात विधि। गर्भपात विधि कौन सी विधि है? सबसे पहली गर्भपात विधि, लेकिन इसको दूसरा नाम है अबॉर्शन। क्या कहते हैं इसको? अबॉर्शन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? अबॉर्शन। नाम सुना होगा आपने, अबॉर्शन। तो गर्भपात विधि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अबॉर्शन। क्यों करवाते हैं, कैसे करवाते हैं, डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो ये ध्यान रहना है आपको कि गर्भधान को रोकने की सबसे पहली विधि है गर्भपात विधि, मतलब कहने का मतलब है अबॉर्शन। ठीक है, अब देखते इसमें क्या होता है। शल्य चिकित्सा के द्वारा इसमें क्या होता है? शल्य चिकित्सा के द्वारा निषेचित अंडों को गर्भाशय से बाहर, शल्य चिकित्सा के द्वारा निषेचित अंडे को गर्भाशय से बाहर भ्रूण परिवर्तन से पहले निष्कासित किया जाता है। कहने का मतलब जो एम्ब्रियो बनता है उसको विकसित होने से पहले ही गर्भाशय से बाहर निकाल दिया जाता है। क्या करते हैं? उसको विकसित होने से, एम्ब्रियो जो भ्रूण बनने से पहले बन तो गया, लेकिन उसको बनने से पहले, डेवलपमेंट होने से पहले उसको क्या होते हैं? शल्य चिकित्सा द्वारा। कहने का मतलब होता है उसको डॉक्टर के माध्यम से, कि डॉक्टर क्या, शल्य चिकित्सा के माध्यम से डॉक्टर उसको गर्भाशय में से, गर्भाशय को बाहर निकाल, गर्भाशय के अंदर से जो एम्ब्रियो भ्रूण होता है उसको बाहर निकाल लेता है, ताकि वो क्या होते हैं आगे शिशु का डेवलपमेंट नहीं हो सके, भ्रूण का आगे नहीं बढ़ सके, उनका विकास नहीं हो पाए, इसलिए उसको क्या होते हैं? शल्य चिकित्सा के माध्यम से गर्भाशय से भ्रूण परिवर्तन से पहले उसको एम्ब्रियो को बाहर निकाल लिया जाता है। और ये क्रिया एक प्रभावी विधि होती है। ये विधि क्या होती है? एक प्रभावी विधि होती है। इस विधि का प्रयोग किसी भी मायने में सही नहीं होता। देखो, गर्भपात करवाना, अबॉर्शन करवाना, ये सही विधि नहीं है। ये बिल्कुल भी लेडी के लिए सही विधि नहीं है। इससे कहते हैं प्रेग्नेंट लेडी हो, गर्ल्स हो, कुछ भी हो, एज ज़्यादा हो, ये सही विधि नहीं। क्योंकि क्या होता है इसमें, क्या होता है इस विधि, ऐसा करने से क्या होता है, कभी कभी ये जो गर्भधारण करने की क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। हो सकता है कि वो फ्यूचर में वो लेडी प्रेग्नेंट ना हो पाए या माँ नहीं बन सकती, ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी ऐसी भी स्टेज आ जाती है कि आपने कभी कभी अबॉर्शन करवा दिया, गर्भपात करवा लिया, तो वो लेडी, क्योंकि महिला, हो सकता है कि फ्यूचर में कभी माँ नहीं बन पाए, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, बहुत सारे केमिकल होते हैं जो शरीर के अंदर रह जाती है। और आप जानते हैं कि जो डॉक्टर होता है, जो कहीं न कहीं किसी न किसी मेडिसिन का तो उपयोग करेगा ना। अब जैसे मानते कोई मेडिसिन होती है, इसका भी साइड इफेक्ट पड़ जाता है, और साइड इफेक्ट का प्रभाव कहाँ पड़ेगा? गर्भाशय पड़ेगा, यूट्रस पर पड़ेगा। तो यूट्रस तो होता है जहाँ भ्रूण का विकास होता है, तो यूट्रस में क्या कभी कभी केमिकल क्या होती है, हम कहते डिस्क एक्टिव हो जाता है और उसका इफेक्ट गलत पड़ जाता है। तो कभी कभी तो आपने पढ़ा होगा पेपर में, न्यूज़ पेपर पढ़ते होंगे कि अबॉर्शन करवाने वाले महिला कभी क्या होते हैं, हमेशा के लिए माँ नहीं बन पाती। तो थोड़ा ध्यान रखना है, ये विधि क्या है? सही नहीं है अबॉर्शन करवाना। ठीक है, जब माता वो शिशु के शरीर में कोई ना कोई अनियमितता या विकृति आ जाती है, और कभी कभी क्या होता है अबॉर्शन करवाने के बाद हो सकता है कि दोबारा प्रेग्नेंट भी बन सकती है माँ, लेकिन कभी कभी उसमें भी विकृति आ जाती है। जो नया भ्रूण बनता है वो तो अबॉर्शन करवा ले, कोई दिक्कत नहीं। फिर फ्यूचर में कभी दोबारा माँ बनने का अवसर आता है, मौका आता है, तो क्या होता है जो शिशु बनता है माँ के गर्भाशय में अंदर भ्रूण, तो उसमें क्या होती है? विकृति आ जाती है, यानी कि उसमें अनियमितता आ जाती है। कभी कभी विकृति अनियमितता का क्या हो जाता है? शिशु जन्म ले लेता है। तो थोड़ा ये ध्यान रखना है कि अबॉर्शन करवाना सही विधि नहीं होती। ठीक है, ये विधि आप देखो, इसमें क्या होता है कि 4 से 8 सप्ताह यानी कि 1 से 2 माह तक का भ्रूण गर्भपात करवा सकते हैं आप। यह कम से कम 1-2 महीने का आप अबॉर्शन करवा सकते हो। ऐसा तो है, हो सकता है कि कोई परिस्थिति के अनुसार या कोई ऐसी समस्या आ जाए तो करवा सकते हो, लेकिन ये गवर्नमेंट के परमिशन के आधार पर करवा सकते हो। ठीक है, लेकिन ऐसे तो नहीं मिलता कि आप डायरेक्ट जा सकते हो। ठीक है, लिखित में मांगते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, लेकिन ध्यान देना कि 3 महीने के बाद आप उसका अबॉर्शन नहीं करवा सकते, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, उसमें ऑर्गन बन जाते हैं। ठीक है, तो देखो शल्य चिकित्सा के द्वारा, इसमें लिख देते हैं हम, शल्य चिकित्सा के द्वारा निषिद्ध अंडों को, शल्य चिकित्सा के द्वारा, शल्य चिकित्सा के द्वारा निषेचित अंडे को, शल्य चिकित्सा के द्वारा निषेचित अंडे को, शल्य चिकित्सा के द्वारा निषेचित अंडे को, इस विधि में क्या होता है? गर्भपात अबॉर्शन विधि में शल्य चिकित्सा के द्वारा निषेचित अंडे को गर्भाशय से बाहर, शल्य चिकित्सा के द्वारा निषेचित अंडे को गर्भाशय से बाहर, शल्य चिकित्सा के द्वारा निषेचित अंडे को, जो निषेचित अंडा हो चुका है उसको गर्भाशय से बाहर
भ्रूण परिवर्तन से पहले भ्रूण परिवर्तन से पहले भ्रूण परिवर्तन से पहले कहने का मतलब भ्रूण परिवर्तन, भ्रूण का डेवलपमेंट होने से पहले, भ्रूण परिवर्तन से पहले निकालने की क्रिया, भ्रूण परिवर्तन से पहले निकालने की क्रिया, निकालने की यह क्रिया, भ्रूण परिवर्तन से पहले गर्भाशय से बाहर भ्रूण परिवर्तन से पहले निकालने की ये क्रिया एक प्रभावी विधि होती है। ये एक प्रभावी विधि होती है, ये एक प्रभावी विधि होती है। तो ध्यान रखना, हम क्या पढ़े, गर्भपात अबॉर्शन ये विधि, इसमें क्या होता है, शल्य चिकित्सा के द्वारा जो निश्चित अंडा बन गया, माँ के गर्भाशय में, निश्चित अंडे को गर्भाशय से बाहर भ्रूण परिवर्तन से पहले निकालने की विधि, निकालने की यह क्रिया एक प्रभावी विधि होती है। ध्यान रखना, ठीक है। इस विधि का प्रयोग किसी भी मायने में सही नहीं होता। जो ये विधि है ना अबॉर्शन, ये विधि किसी मायने में सही नहीं होती। तो कहने का मतलब होता है कि इस विधि का प्रयोग किसी भी मायने में, इस विधि का प्रयोग किसी भी मायने में, इस विधि का प्रयोग किसी भी मायने में सही नहीं है, सही नहीं है। तो ध्यान रखना कि इस विधि का प्रयोग किसी भी मायने में सही नहीं है। लेकिन जब माता और शिशु के शरीर में, लेकिन जब माता व शिशु के शरीर में, लेकिन जब माता व शिशु के शरीर में, लेकिन जब माता व शिशु के शरीर में, शिशु के शरीर में, लेकिन जब माता व शिशु के शरीर में कोई ना कोई अनियमितता, शरीर में कोई ना कोई अनियमितता, कोई ना कोई अनियमितता, कोई ना कोई अनियमितता या विकृति आने पर, जब माता और शिशु के शरीर में कोई ना कोई अनियमितता या विकृति आने पर 4 से 8 सप्ताह तक, आने पर 4 से 8 सप्ताह, ध्यान रखना 4 से 8 सप्ताह, 8 सप्ताह तक मतलब 1-2 महीने, कहने का मतलब होता है 4 से 8 सप्ताह का मतलब होता है 1-2 महीने, एक महीने में 4 सप्ताह, ठीक है। तो देखो आप इसमें 4 से 8 सप्ताह, तो 1-2 माह तक का भ्रूण गर्भपात करवा सकते हो। कहने का मतलब होता है कि 4 से 8 सप्ताह तक, 1 से 2 माह तक भ्रूण का गर्भपात करवाया जा सकता है। 1 से 2 माह तक का, 4 सप्ताह मतलब 1 से 2 माह तक भ्रूण का गर्भपात करवाया जा सकता है। भ्रूण का गर्भपात तक, भ्रूण का गर्भपात करवाया जा सकता है, करवाया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना, कंडीशन दी है इसमें, 1 से 2 माह तक आप करवा सकते हो, लेकिन क्या तक भ्रूण का गर्भपात करवाया जा सकता है। कहने का मतलब होता है कि हो सकता है कि जो भ्रूण हो उसमें कोई अनियमितता आ जाए, या भ्रूण में होता है अनियमितता जाए, ट्यूबर बन जाए, कोई ऐसा समस्या आ जाए कि हाँ पेट दर्द करने लग जाए, तो इस स्थिति में आप गर्भपात करवा सकते हो, और अन्यथा नहीं होता, बिल्कुल सही नहीं होता ये, ठीक है। आगे देखते हैं। तो पहली विधि कौन सी हो गई, गर्भपात या अबॉर्शन विधि। दूसरी देखते हैं मासिक चक्र का नियमन। देखो मित्रों, पहली विधि कौन सी थी, गर्भपात अबॉर्शन विधि। दूसरी पढ़ेंगे हम मासिक चक्र का नियमन। अब देखते हैं मासिक चक्र का नियमन होता क्या है। तो इस माध्यम से भी आप इसको पश्चात गर्भपात विधि का उपयोग कर सकते हैं, तो ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो दूसरी विधि पढ़ते हैं मासिक चक्र का नियमन। आप मासिक चक्र को समझते हो, मासिक चक्र का नियमन, मासिक चक्र का नियमन, मासिक चक्र का नियमन, मासिक चक्र का नियमन। अब देखते हैं कि मासिक चक्र का नियमन होता क्या है। तो इसमें देखते हैं कि इस क्रिया में प्रोस्टाग्लैंडिनस, इस क्रिया में प्रोस्टाग्लैंडिनस
1 से 2 का प्रयोग गर्भाशय में संकुच उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो देखते हैं इस क्रिया में प्रोस्टाग्लैंडिनस, ध्यान रखना नाम, इस क्रिया में प्रोस्टाग्लैंडिनस F2 का प्रयोग ध्यान रखना, इस क्रिया में प्रोस्टाग्लैंडिनस F2 का प्रयोग गर्भाशय में संकुचन उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। का प्रयोग गर्भाशय में संकुचन उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। गर्भाशय में संकुचन उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब होता है कि यूट्रस जो गर्भाशय होता है उसमें संकुचन पैदा करने के लिए क्या होता है, मासिक चक्र का नियमन किया जाता है। तो इस क्रिया में प्रोस्टाग्लैंडिनस जो होता है F2, इसका प्रयोग गर्भाशय में, जो आप जानते हो कि इसमें क्या होता है, गर्भाशय संकुचन पैदा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो गर्भाशय में संकुचन उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, जिससे गर्भाशय की एंडोमेट्रियम परत नष्ट होने लगती है, जिससे गर्भाशय की सबको पता है कौन सी परत पाई जाती है गर्भाशय में, एंडोमेट्रियम, जिससे गर्भाशय की एंडोमेट्रियम, ध्यान रखना मित्रों, जिसमें गर्भाशय की एंडोमेट्रियम, नाम पूछा गया कई बार, ये एंडोमेट्रियम, कौन सी परत होती है, एंडोमेट्रियम परत नष्ट होने लग जाती है। जो ये परत होती है ना, लिक्विड वाली एंडोमेट्रियम परत नष्ट हो जाती है, क्या हो जाती है, नष्ट। अब जब गर्भाशय की एंडोमेट्रियम परत नष्ट हो जाती है तो आप समझ सकते हो कि एम्ब्रियो तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि इसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी, फिर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो क्या इसमें कैपेसिटी कम होने का मतलब होता है कि वह महिला माँ नहीं बन पाती। ध्यान रखना, गर्भाशय एंडोमेट्रियम परत क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और 6-7 दिन तक रक्तस्राव होने लग जाता है। और आप जानते हैं जब गर्भाशय एंडोमेट्रियम की परत नष्ट हो जाती है तो गर्भाशय से क्या हो जाती है, फिर ब्लीडिंग चालू हो जाती है। क्या हो जाती है मित्रों, ब्लीडिंग चालू हो जाती है। थोड़ा ध्यान रखना इसको, कितने दिन तक होती है ब्लीडिंग, अगर मासिक चक्र अनियमित, मासिक चक्र में अनियमितता जाती है, कभी कभी मासिक चक्र का फिक्स होता है 28 दिन का होता है, तो किसी में क्या होता है 4-5 दिन तक ब्लीडिंग होती है। तो वो अगर ब्लीडिंग नहीं रुक पाती, क्यों नहीं रुक पाती ब्लीडिंग, कारण होता है उसमें, जो गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम परत होती है बहुत बारीक होती है, अंदर वाली परत होती है। अब जब एंडोमेट्रियम परत होती है वही क्या नष्ट हो जाएगी तो ब्लीडिंग वहाँ से वो ज़्यादा निकलती है, कहने से उसकी टाइम पीरियड भी अनियमित आ जाती है, टाइम उसका जो अंतराल होता है MC वाला वो भी कहते हैं अनियमित आ जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, उसका कारण होता है कि गर्भाशय एंडोमेट्रियम परत क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और 6 से 8 दिन तक रक्तस्राव होने लग जाता है। और क्या होता है, और 6 से 8 दिन तक, कहने का मतलब होता है, और 7 से 8 दिन तक रक्तस्राव होने लग जाता है, और 7 से 8 दिन, ध्यान रखना, और 7 से 8 दिन तक ब्लीडिंग चालू हो जाती है, यानी कि रक्तस्राव चालू हो जाता है, रक्तस्राव होने लगता है। तो रक्तस्राव होना ज़्यादा कारण होता है, क्या होता है, गर्भाशय की एंडोमेट्रियम परत का नष्ट हो जाने से हो जाते हैं। इसे तो 4 दिन होते हैं इसे तो कभी कभी 4 से 8 हो गई, ज़्यादा बढ़ गई, तो हम लगा सकते हैं आइडिया कि बिल्डिंग ज़्यादा क्यों हो रही है, अनियमितता क्यों आ रही है, हमारा टाइम पीरियड चेंज क्यों हो रहा है, हर महीने चेंज क्यों हो रहा है। तो चेंज होने का मतलब होता है कि गर्भाशय एंडोमेट्रियम परत हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और इससे क्या होता है 7 से 8 दिन तक क्या होता है, रक्तस्राव होने लग जाता है। और भ्रूण का जब रक्तस्राव हो जाए, ब्लीडिंग हो जाती है, तो फिर भ्रूण का बनेगा ही नहीं, सभी को बताइए। तो फिर तो क्या होता है, भ्रूण का परिवर्तन नहीं हो पाता, और भ्रूण का परिवर्तन रुक जाता है, और क्या होता है, और भ्रूण का परिवर्तन, और इनमें जो भ्रूण था, भ्रूण का परिवर्तन क्या हो जाता है, रुक जाता है, क्योंकि जब ब्लीडिंग चालू हो जाएगी, रक्तस्राव हो जाएगा, तो भ्रूण कहाँ से बनेगा, कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। अच्छा, भ्रूण रक्तस्राव ब्लीडिंग चालू हो जाएगी तो फिर आप का भ्रूण का विकास नहीं होता, और भ्रूण परिवर्तन रुक जाता है। तो ध्यान रखना, भ्रूण परिवर्तन रुक जाता है, समझिए मेरी बात को। तो मासिक चक्र नियमन का मतलब होता है कि इस चक्कर में प्रोस्टाग्लैंडिनस F2 का प्रयोग गर्भाशय में संकुचन उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, जिसमें गर्भाशय की एंडोमेट्रियम परत नष्ट हो जाती है, गर्भाशय की एंडोमेट्रियम परत क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और जिससे क्या होता है 7 से 8 दिन तक क्या होता है, रक्तस्राव ब्लीडिंग हो जाती है, और क्या होता है आगे भ्रूण का परिवर्तन नहीं हो पाता। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट विधि है इसकी, पोस्ट प्रेगनेंसी मेथड की
बहुत सारी मिलती है। अब देखते हैं क्या हो जाती है। एक टेबलेट भी आती है आईपिल्स। तो आईपिल्स टेबलेट, ठीक है। अब ये टेबलेट क्या काम आती है? आईपिल्स टेबलेट देखते हैं कि आईपिल्स टेबलेट का यूज निषेचन अंडे को भ्रूण में परिवर्तित होने से पहले नष्ट कर देता है। कहने का मतलब आईपिल्स का उपयोग, आईपिल्स का उपयोग ध्यान रखना, आईपिल्स का उपयोग निषेचित अंडे को भ्रूण परिवर्तन से पहले, निषेचित अंडे को भ्रूण परिवर्तन से पहले, तो कहने का मतलब होता है कि आईपिल्स का यूज निषेचित अंडे को भ्रूण प्रजनन होने से पहले ही नष्ट कर दिया जाता है। कहने का मतलब निश्चित अंडा होता है उसको भ्रूण प्रजनन से पहले ही नष्ट कर देते हैं। कहने का मतलब होता है इस गोले का उपयोग करने से क्या होता है कि जो अंडा बनता है महिला में, प्रेग्नेंट महिला में अंडा सब भी बनता है, तो कहने का मतलब वो क्या होता है निश्चित से पहले क्या होता है नष्ट हो जाता है। फिर कितना शुक्राणु है क्योंकि निश्चित तो होगा नहीं, ठीक है, तो भ्रूण का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि जब अंडा बनेगा ही नहीं तो शुक्राणु कुछ भी काम का नहीं आने वाला, ठीक है। आईपिल्स का यूज निश्चित अंडे को भ्रूण परिवर्तन से पहले ही नष्ट कर देते हैं। मैथुन क्रिया के 72 घंटे के भीतर, अगर आपके बीच में मैथुन क्रिया हो सकती है तो मैथुन क्रिया के होने के मैथुन क्रिया के 72 घंटे के भीतर, मैथुन क्रिया के 72 घंटे के भीतर, ध्यान रखना, मैथुन क्रिया के 72 घंटे के भीतर, 72 घंटे के भीतर मैथुन क्रिया के 72 घंटे के भीतर गर्भधारण को रोका जा सकता है। गर्भधारण को रोका जा सकता है। ये टेबलेट बहुत काम आती है। अगर आपके बीच में मैथुन क्रिया हो चुकी है और उस क्रिया को होते हुए निकले हुए 72 घंटे हो सकते हैं, तब भी ये टेबलेट आईपिल्स का उपयोग करती हैं, ताकि क्या है जो आपके एम्ब्रियो भ्रूण का विकास होता है, कहने का मतलब होता है वो भ्रूण उसको नष्ट कर देती है, शुक्राणु को, अंडाणु को, और आप उस चीज़ से छुटकारा मिल जाएगा, और कहने का मतलब होता है गर्भपात नहीं हो पाएगा। तो ध्यान रखना मित्रों कि पिल्स का उपयोग निश्चित अंडे को भ्रूण परिवर्तन से पहले नष्ट कर देते हैं, और मैथुन क्रिया के 72 घंटे के बाद भी इसका 72 घंटे के भीतर भी गर्भधारण को रोका जा सकता है। ध्यान रखना। आगे देखते हैं, ये तो थी अस्थायी विद्या। अब तक जो विद्या पढ़ी वो सब क्या थी? अस्थायी विद्या थी। स्थायी विद्या नहीं है, ये सब क्या थी? अस्थायी विद्या थी। कहने का मतलब हमने लिखा था कि गर्भ निरोधक विद्या। जब हमने गर्भ निरोधक विद्या पढ़ी थी, जब हमने गर्भ निरोधक विद्या का टेप से पढ़ा था, उससे पहले 2 दिन मतलब इससे पहले पुराने वीडियो में पढ़ा था कि गर्भ निरोधक विद्या। तो गर्भ निरोधक विद्या जो मैंने पढ़ाई थी आपको, तो पहले वीडियो में पढ़ाया था मैंने आपको कि गर्भ निरोधक विद्या भी 2 प्रकार की होती है। एक तो क्या है अस्थायी विधि होती है और एक स्थायी विधि होती है। तो ध्यान रखना मित्रों, मैंने अस्थायी विद्या तो कंप्लीट करवा दी। ये तो जो मैंने अभी पढ़ाया जब तक पहले वाली वीडियो में 2-3 वीडियो में, ये सब अस्थायी विधि। लेकिन अब जो विधि पढ़ रहे हैं वो क्या होगा, पढ़ेंगे स्थायी विधि पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखते हैं परमानेंट मेथड क्या होता है। अब देखते हैं स्थायी विधि। अब स्थायी विधि में क्या होता है, परमानेंट मेथड देखते हैं। नंबर 2 स्थायी विधि। कौन सी विधि पढ़ी? स्थायी विधि। स्थायी विधि का मतलब होता है कि परमानेंट मेथड। क्या होता है? परमानेंट मेथड। स्थायी विधि का मतलब परमानेंट मेथड। देखते इसको, परमानेंट मेथड, ठीक है। अब देखते हैं कि स्थायी विधि क्या हो सकती है, इसको हम देखते हैं। तो इसमें मेथड विधि बहुत बड़ी विधि है, तो देखते हैं कि कैसे क्या करते हैं मेथड, परमानेंट मेथड को। अब देखो जो परमानेंट मेथड होता है, इसमें देखते हैं हम क्या होते हैं कि गर्भधारण को रोकने के लिए कुछ स्थायी विधियां काम मिल जाती हैं। गर्भधारण को रोकने के लिए कुछ परमानेंट विधियां मेथड स्थायी विधियां काम मिल जाती है। उसको डिटेल से पढ़ेंगे तो लिख सकते हैं हम कि गर्भधारण को रोकने के लिए कुछ स्थायी विधियां काम मिल जाती हैं। गर्भधारण को रोकने के लिए, गर्भधारण को
गर्भधारण को रोकने के लिए गर्भधारण को रोकने के लिए कुछ गर्भधारण को रोकने के लिए कुछ स्थायी विधियां काम में ली जाती है। ध्यान रखना मित्रों, गर्भधारण को रोकने के लिए कुछ विशेष गर्भधारण को रोकने के लिए कुछ विशेष स्थायी विधियां उपयोग में ली जाती हैं। तो गर्भधारण को रोकने के लिए कुछ स्थायी विधियां काम में ली जाती हैं। कुछ स्थायी गर्भधारण को रोकने के लिए कुछ स्थायी विधियां काम में ली जाती हैं। स्थायी विधियां काम में ली जाती हैं। तो ध्यान रखना कि गर्भधारण को रोकने के लिए कुछ स्थायी विधियां, अब जो पढ़ेंगे वो स्थायी परमानेंट विधियां हैं, अस्थायी विधियां नहीं है। ये सब जो पढ़ी अस्थायी, लेकिन अब स्थायी विधियां कैसे रोक सकते हैं गर्भधारण को, वो पढ़ेंगे हम। तो गर्भधारण को रोकने के लिए कुछ स्थायी विधियां काम में ली जाती हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या होते हैं। जब दंपति को कोई संतान नहीं चाहिए, क्या होता है कि जब दंपति को कोई संतान नहीं चाहिए, जब दंपति को कोई संतान नहीं चाहिए, जब दंपति को कोई संतान ही नहीं चाहिए। अब देखो, जब दंपति को संतान नहीं चाहिए तो स्थायी विधि का काम लेंगे। जब दंपति को कोई संतान नहीं चाहिए, कोई न लड़का चाहिए न लड़की चाहिए, तो फिर वो तो गर्भधारण विधि को स्थायी विधि का परमानेंट का इलाज करेगा ना। तो देखो, जब दंपति को कोई संतान नहीं चाहिए, जब दंपति को संतान नहीं चाहिए तो स्थायी रूप से जनन अंगों का शल्य चिकित्सा द्वारा अवरोध कर दिया जाता है। तो स्थायी रूप से जब दंपति को कोई संतान नहीं चाहिए तो स्थायी रूप से जनन अंगों का शल्य चिकित्सा जब दंपति को संतान नहीं चाहिए तो स्थायी रूप से जनन अंगों का शल्य चिकित्सा द्वारा अवरोध कर दिया जाता है। शल्य चिकित्सा द्वारा अवरोध कर दिया जाता है। कहने का मतलब होता है कि जनन अंगों को शल्य चिकित्सा द्वारा क्या होता है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब बताते कैसे रोकते हैं, उसको आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो इतना सा ध्यान रखना है आपको कि जब दंपति को संतान नहीं चाहिए तो स्थायी रूप से मतलब परमानेंट रूप से जनन अंगों को शल्य चिकित्सा द्वारा अवरोध कर दिया जाता है। कहने का हटा दिया जाता है। क्या कर देते हैं, चिकित्सा द्वारा शल्य चिकित्सा द्वारा जनन अंगों को अवरोध कर दिया जाता है, जनन अंगों का अवरोध कर दिया जाता है। ठीक है, कर दिया जाता है, जिससे शुक्राणु अंडाणु आगे स्थानांतरित नहीं हो पाते। जिससे क्या होते हैं, जिससे क्या होते हैं, जनन अंगों को काट देंगे तो जिससे क्या होते हैं, शुक्राणु और अंडाणु आगे स्थानांतरित नहीं हो पाते। ठीक है, जिससे शुक्राणु अंडाणु आगे स्थानांतरित नहीं हो पाते, जिससे शुक्राणु और अंडाणु आगे स्थानांतरित नहीं हो पाते, जिससे अंडाणु और शुक्राणु अंडाणु आगे स्थानांतरित नहीं हो पाते। कहने का मतलब जब जनन अंगों को काट देंगे तो शुक्राणु अंडाणु आगे नहीं मिल पाते। कहने का मतलब दोनों का मिलन नहीं हो पाता। कहने जिससे शुक्राणु अंडाणु आगे स्थानांतरित नहीं हो पाते और गर्भधारण की क्रिया रुक जाती है। और आप जानते हो, जब शुक्राणु अंडाणु आगे स्थानांतरित नहीं हो पाते तो फिर गर्भधारण की क्रिया रुक जाती है। तो गर्भधारण की क्रिया रुक जाती है। ध्यान रखना, जब शुक्राणु अंडाणु को आगे स्थानांतरित नहीं हो पाते तो गर्भधारण की क्रिया रुक जाती है। इस प्रकार की विधियों में निम्न दो विधियां उपयोग की जाती हैं। ध्यान रखना मित्रों। अब देखते हैं कि इस प्रकार की विधियों में दो विधियां काम में ली जाती है। दो विधियां कौन कौन सी हैं, हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो लिख सकता हूं हम चाहो तो कि इस प्रकार की विधियों में निम्न दो विधियां का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की विधियों में
निम्न, इस प्रकार की विधियों में निम्न दो, ध्यान रखना, इस प्रकार की विधियों में निम्न दो विधियों का उपयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ा रहा हूं मैं आपको। इस प्रकार की विधियों में निम्न दो, कितनी, निम्न दो विधियों का उपयोग किया जाता है। निम्न दो विधियों का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो एक बात ध्यान रखना कि इस प्रकार की विधियों में निम्न दो विधियों का उपयोग किया जाता है। कितनी विधियों का उपयोग किया जाता है? निम्न दो विधियों का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं कि दो विधियां कौन कौन सी होती है। निम्न दो विधियों का उपयोग किया जाता है, निम्न दो विधियों का उपयोग किया जाता है। तो देखते हैं अब दो विधियां कौन कौन सी होती है। तो हम देखते हैं दो विधियों में, स्थायी विधि पढ़ रहे हैं हम, ध्यान रखना। तो स्थायी विधियों में दो विधियां पढ़ेंगे हम। कौन कौन सी विधियां पढ़ेंगे? तो हम देखते दो विधियों। अब दो विधियों में से हम सबसे पहले एक विधि पढ़ेंगे। हम कौन सी पढ़ेंगे? शुक्रवायका छेदन विधि, यानी कि वेजेक्टोमी। क्या पढ़ेंगे? शुक्रवायका यानी कि वेजेक्टोमी। ठीक है, अब देखते हैं दो विधियां कौन कौन सी होती हैं, और इन दो विधियों में पढ़ेंगे शुक्रवायका छेदन विधि, वेजेक्टोमी। क्या पढ़ेंगे? शुक्रवायका विच्छेदटोमी। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या होता है। इसको वेजेक्टोमी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको वेजेक्टोमी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं वेजेक्टोमी क्या होती है। अब देखते हैं इसमें इस तरह वीडियो पढ़ते हैं हम। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि वेजेक्टोमी, क्या पढ़ेंगे? वेजेक्टोमी। अब वेजेक्टोमी क्या होती है? ठीक है, अब देखो इसमें वेजेक्टोमी क्या होती है। शुक्रवायका छेदन विधि। अब देखते हैं शुक्रवायका छेदन विधि। पहले कौन सी विधि पढ़ेंगे? शुक्रवायका कौन सी विधि? शुक्रवायका छेदन विधि। शुक्रवायका छेदन विधि। तो पहली विधि है स्थायी विधि में शुक्रवायका छेदन विधि। कौन सी होती है? शुक्रवायका छेदन विधि, वेजेक्टोमी। इसको क्या कहते हैं? वेजेक्टोमी। शुक्रवायका, इसको देखो इसमें, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है? वेजेक्टोमी। वेजेक्टोमी देखो, वेजेक्टोमी पढ़े इसको, वेजेक्टोमी व्हाट इवेंट विधि है वेजेक्टोमी। नाम सुना होगा आपने, पढ़ा होगा। वेजेक्टोमी क्या होती है, ट्यूबटोमी क्या होती है। देखो वेजेक्टोमी क्या होती है, इसको देखो आप। इस क्रिया में क्या होता है? वेजेक्टोमी में क्या होता है? वेजेक्टोमी और ट्यूबटोमी। ठीक है, शुक्रवायका नर पाई जाती है। तो देखते इसमें क्या होते हैं। शुक्रवायका वेजेक्टोमी में क्या होता है? इस क्रिया में नर में शुक्रवायु को काट कर बांध दिया जाता है। ध्यान रखना मित्रों, इसमें क्या होते हैं? इस क्रिया में नर में शुक्रवायु को काट कर बांध दिया जाता है। इसमें क्या होता है? इस क्रिया में नर में शुक्रवायु कहने का मतलब होता है परमानेंट स्थायी काम करे इसमें, कि गर्भधारण नहीं करेगा कभी भी। क्योंकि करेंगे क्योंकि इस क्रिया में नर में जो शुक्रवायु होती है उसको काट कर क्या होते हैं? बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु वर्षण से निकलकर शुक्राशय में तथा आगे परिवर्तित नहीं हो पाते। तो देखते हैं कि इस क्रिया में क्या होता है। वेजेक्टोमी में क्या होता है? इस क्रिया में नर में शुक्रवायु को काटकर, इस क्रिया में
इस क्रिया में नर में शुक्र वाहिका को काटकर, पढ़ा हुआ छोटी कक्षा में आपने वेजिटो के बारे में कि इस क्रिया में नर में शुक्र वाहिका को काटकर बांध दिया जाता है। शुक्र वाहिका को काटकर बांध दिया जाता है। ध्यान दे, नर में क्या करते हैं परमानेंट इलाज के लिए इस क्रिया में नर में जो शुक्र वाहिका होती है उसको काटकर क्या करते हैं, काटकर बांध दिया जाता है। शुक्र वाहिका को काटकर बांध दिया जाता है। ध्यान रखना, सबसे पहले क्या करते हैं, नर में शुक्र वाहिका को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु वर्षण से निकलकर शुक्राणु कहाँ बनते हैं, वर्षण बनते सभी को पता है। जिससे शुक्राणु वर्षण से निकलकर शुक्राशय में तथा आगे परिवर्तित नहीं हो पाता। जिससे शुक्राणु वर्षण से निकलकर शुक्राशय में तथा आगे परिवर्तित नहीं हो पाता। ध्यान देना कि क्या करते हैं, नर में जो शुक्र वाहिका होती है ना उसको काट कर क्या करते हैं, बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु वर्षण से निकलकर शुक्राशय में तथा आगे परिवर्तित नहीं हो पाता तथा निषेचन क्रिया की रुक जाती तथा जब शुक्राणु आगे नहीं पाएंगे तो तथा निषेचन की क्रिया क्या हो जाती रुक जाती है। क्यों रुक गई निषेचन की क्रिया? क्योंकि शुक्राणु नहीं बन रहे, बन तो रही हैं लेकिन वो वहां तक नहीं पा रहे। कहाँ तक? वर्षण कोष तक नहीं पहुंच पा रहे। क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि वहां तो क्या काट रहे हैं शुक्र वाहिका। तो नर में क्या होती है, ध्यान रखना, नर में इस क्रिया में नर में शुक्र वाहिका होती है। शुक्र वाहिका को डॉक्टर क्या शल्य चिकित्सा द्वारा क्या होता है, उसको नली को काट देते। शुक्र वाहिका जो नली होती है ना उसको काट देते हैं, उसको बांध देते हैं, अलग ब्लॉक कर देते हैं, मतलब उसका लिंक तोड़ देते हैं। जैसे ब्लॉक हो गई, लिंक तोड़ दिया तो वहां से शुक्राणु तो आ तो गए, शुक्राशय तो आगे, लेकिन शुक्राशय से आगे नहीं मिल पा रहे क्योंकि अंडाशय में तो अंडा तो है यूट्रस में, और अंडाशय में अंडा तो है लेकिन अंडा तो शुक्राणु नहीं पा रहा। क्योंकि शुक्राणु क्यों नहीं पहुंच पा रहा? क्योंकि शुक्राणु को तो शुक्र वाहिका तो काट ही देते तो आगे नहीं बढ़ पाते। ध्यान रखना, इसीलिए क्या होता है, शुक्राणु वर्षण से निकलकर शुक्राशय तो पहुंच गए लेकिन आगे परिवर्तित नहीं हो पाता तथा निषेचन क्रिया रुक जाती। इसे कहते हैं परमानेंट विधि। इससे कोई भी गर्भधारण करने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाएगी। क्यों वो खत्म हो जाएगी? क्योंकि शुक्राणु वहां तक पहुंच ही नहीं पाती। ये परमानेंट इलाज होता है किसमें, कि शुक्रवायु काट दो पुरुष की को, फिर वो क्या है कभी भी पिता नहीं बन सकता। कहने का मतलब होता है पिता नहीं बन सकता तो माँ में गर्भधारण करने की क्षमता वैसे ही खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि शुक्राणु मिल ही नहीं पा रहे उससे। ठीक है, तथा निषेचन क्रिया रुक जाती है। निषेचन क्रिया रुक जाती है। इस क्रिया को पुरुष नसबंदी कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? इस क्रिया को पुरुष नसबंदी कहते हैं। आपने सुना होगा, एड भी आते हैं बहुत सारे एम्बुलेंस में लिखा होता है, हॉस्पिटल लिखा होगा पुरुष नसबंदी। तो पुरुष नसबंदी क्या होती है? पुरुष नसबंदी कुछ भी नहीं होती। वो पुरुष नसबंदी यही होती है कि पुरुष को यानी कि मेल को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और डॉक्टर उसको क्या होता है शल्य चिकित्सा द्वारा ऑपरेशन का ऐसे ज़्यादा कठिन ऑपरेशन नहीं होता, माइनर ऑपरेशन द्वारा उसे शुक्र वाहिका को क्या होता है काट देते हैं। पुरुष नसबंदी में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता कि शुक्र वाहिका होती है ना तो उसको क्या होता है काट देते हैं, उसको बांध देते हैं। काटने के बाद क्या शुक्राणु जो शुक्राणु बनते हैं वर्षण में वो क्या था वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। कहाँ तक? ओवरी अंडाशय तक। इसलिए क्या होता है इसको इसे कहते हैं पुरुष नसबंदी। इस क्रिया को पुरुष नसबंदी कहते हैं। तो इस क्रिया को पुरुष नसबंदी कहते हैं। इस क्रिया को पुरुष नसबंदी कहते हैं। पढ़ा होगा आपने, कहीं सुना होगा, इस क्रिया को पुरुष नसबंदी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरुष नसबंदी कहते हैं। ध्यान रखना कि इस क्रिया को पुरुष नसबंदी कहते हैं। इस क्रिया को पुरुष नसबंदी कहते हैं। तो इस क्रिया को पुरुष नसबंदी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरुष नसबंदी कहते हैं। पुरुष नसबंदी कहते हैं। तो नसबंदी पुरुष नसबंदी कहते हैं। तो ध्यान ना
कोई बोले ना आपको पुरुष नसबंदी क्या होती है, तो ये पुरुष नसबंदी को क्या करती है हम शॉर्ट में वेजेक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा, पुरुष नसबंदी तो मिलेगा नहीं आपको कहीं भी पेपर में, नहीं मिलेगा पुरुष नसबंदी तो कहीं लिखा नहीं पाता, क्योंकि इंग्लिश में ध्यान देना आप, क्योंकि वहाँ लिखा क्या था वेजेक्टोमी क्या होते हैं, ट्यूबेक्टोमी क्या होती है। तो वेजेक्टोमी, जहाँ वेजेक्टोमी शब्द आ गया वहाँ का नर की मामला आ गया, यानी कि मेल का मामला आ गया कि वहाँ मेल नर शुक्रवार को नष्ट कर देगा। ट्यूबेक्टोमी आ गया तो वहाँ महिला का नाम आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, इस क्रिया को पुरुष नसबंदी कहते हैं। ठीक है, अंडवाहिनी विच्छेदन, दूसरा है अंडवाहिनी विच्छेदन। ठीक है, अब दे दूसरा अंडवाहिनी विच्छेदन क्या होता है। अंडवाहिनी विच्छेदन, ये तो कौन सी थी, शुक्रवाहिनी विच्छेदन। अब क्या पढ़ेंगे, अंडवाहिनी विच्छेदन, अंडवाहिनी छेदन विधि। अब अंडवाहिनी विच्छेदन विधि आ गई, इसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। ध्यान देखना, यहाँ शुक्राशय पुरुष में और अंडवाहिनी मतलब महिला की बात आ गई। तो महिला में क्या होता है क्या नहीं होता है, डिटेल से पढ़ेंगे। ध्यान देना आपको कि अंडवाहिनी विच्छेदन, अब अंडवाहिनी विच्छेदन को इंग्लिश में कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। ध्यान देना, ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी। अब ट्यूबेक्टोमी क्या होती है, इसको कर सकते हैं, अब उसको आप पुरुष नसबंदी कर सकते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, इसको महिला नसबंदी कर सकते हैं, उसको पुरुष नसबंदी कर सकते हैं, तो इसको महिला नसबंदी करते हैं। अब महिला नसबंदी तो आपको कहीं मिलेगा नहीं, सुनने में मिल सकता है, लिखा तो बहुत कम होता है। किताब बुक में तो आपको जो भी किताब उठाओगे स्टैंडर्ड लेवल की, तो उसमें तो आपको ट्यूबेक्टोमी लिखा होता है, लेकिन हम समझा नहीं ले आपको, थोड़ा इसको समझा देंगे पूरी डिटेल से कि क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता, डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी लिख रहा हूँ मैं आपको अंडवाहिनी, क्या लिख रहा है, अंडवाहिनी मतलब ट्यूबेक्टोमी। ध्यान देना, अंडवाहिनी ट्यूबेक्टोमी महिला का मामला होता है और वेजेक्टोमी शुक्रवार का नर का मामला होता है। अब देखते हैं कि ट्यूबेक्टोमी क्या होती है। इस क्रिया में अंड कोशिका के अंडवाहिनी में परिवर्तन को रोका जाता है। इस क्रिया में अंड कोशिका में, इस क्रिया में अंड कोशिका में, इस क्रिया में ध्यान देखना, इस क्रिया में या इस विधि में बोल सकते चाहो तो, इस विधि में अंड कोशिका, इस विधि में अंड कोशिका के अंडवाहिनी में, इस विधि में अंड कोशिका में अंडवाहिनी में, अंडवाहिनी में, इस विधि में अंड कोशिका में अंडवाहिनी में परिवहन को रोका जाता है। अंडवाहिनी में परिवहन को रोका जाता है, परिवहन को रोका जाता है। इस विधि में अंडवाहिनी, अंड कोशिका में अंडवाहिनी में परिवर्तन को रोका जाता है। इसके लिए अंडवाहिनी के एम्पुला भाग के पास, इसके लिए अंडवाहिनी के ध्यान रखना, इसके लिए अंडवाहिनी के एम्पुला भाग के पास, ये है मेन तो एम्पुला भाग, नाम सुना होगा आपने, बहुत ही बड़ी चीज आ गई सामने, एम्पुला भाग के पास। इसके लिए अंडवाहिनी के एम्पुला भाग के पास, एम्पुला भाग के पास, अंडवाहिनी के एम्पुला भाग के पास, एम्पुला भाग के पास, एम्पुला भाग के पास, एम्पुला भाग के पास, एम्पुला भाग के पास से काट दिया जाता है। कहने का मतलब होता है एम्पुला भाग के पास से काट दिया जाता है, काट दिया जाता है। तो अब एक बात पकड़ में आ गई, क्या समझ आ गई कि महिला में क्या काटा जाता है, अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब को। तो अंडवाहिनी महिला की जो फीमेल होता है उसमें क्या अंडवाहिनी भाग को, अंडवाहिनी भाग लेकिन कहाँ पर काटा जाता है, एम्पुला के पास से काटा जाता है। तो एम्पुला के भाग से अंडवाहिनी को काट दिया जाता है। क्या होता है, अंडवाहिनी को काट देता है और काट कर बांध दिया जाता है, और काट देता है और काट कर बांध दिया जाता है। फेंकते नहीं इसको निकाल के, काट कर बांध दिया जाता है।
तो इसे क्या होता है कि इसके लिए अंडवाहिनी के एम्पुला भाग के पास, ध्यान रखना मित्रों, अंडवाहिनी के एम्पुला बोल रहा हूँ मैं, अंडवाहिनी नहीं बोल रहा, अंडवाहिनी के एम्पुला भाग के पास से काट देता है। अंडवाहिनी को काटा जाता है, लेकिन काटा कहाँ जाता है, एम्पुला भाग के पास से काट दिया जाता है और काट कर उसको बांध दिया जाता है, जिससे निषेधन की क्रिया स्थायी रूप से रुक जाती है, जिससे निषेधन की क्रिया स्थायी रूप से रुक जाती है, जिससे निषेधन की क्रिया स्थायी रूप से रुक जाती है, जिससे निषेधन की क्रिया स्थायी रूप से रुक जाती है, जिससे निषेधन की क्रिया स्थायी रूप से रुक जाती है, जिससे निषेधन मतलब पल्टीराइजेशन, जिससे निषेधन की क्रिया स्थायी रूप से रुक जाती है और इस क्रिया को महिला नसबंदी कहते हैं और इस क्रिया को महिला नसबंदी कहते हैं। ध्यान रखना, इस क्रिया को महिला नसबंदी कहते हैं। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और इस क्रिया को महिला नसबंदी कहा जाता है। इस क्रिया को महिला नसबंदी कहा जाता है। तो ध्यान देना, महिला नसबंदी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये क्या है, ट्यूबेक्टोमी होती है और इसमें क्या होती है, जो महिला होती है उसके अंड कोशिका के पास अंडाशय, तो अंडाशय के पास या क्या है, अंडवाहिनी के एम्पुला भाग को अंडवाहिनी को एम्पुला भाग के पास से काट दिया जाता है और काट उसको बांध दिया जाता है, जिससे क्या होती है, निषेधन की क्रिया नहीं हो पाती है। जिससे क्या होती है, निषेधन क्रिया नहीं हो पाती और निषेधन रुक जाते हैं और इस क्रिया को क्या कहते हैं, महिला नसबंदी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, महिला नसबंदी। ये हम कर सकते हैं ट्यूबेक्टोमी कर सकते हैं। क्या कहते हैं इसको, ट्यूबेक्टोमी बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन कहाँ से पुट होता है, महिला नसबंदी तो कोई पूछता है, मिलता नहीं। वह क्वेश्चन क्या आता है, इंग्लिश वर्ड में आता है ट्यूबेक्टोमी। कई बार देखा होगा एग्जाम में भी ट्यूबेक्टोमी के। तो ट्यूबेक्टोमी होती क्या है, महिला नसबंदी होती है। मित्रों एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं कि महिला नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी बोल सकते हैं और पुरुष नसबंदी को वेजेक्टोमी बोल सकते हैं। तो वेजेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी दोनों में अंतर समझना, क्योंकि दोनों एक विधि ऐसी होती है, मिलती जुलती है, लेकिन कभी कभी उल्ट छूट भी जाती है, क्योंकि वेजेक्टोमी में महिला भी जोड़ देते हैं, पूरा गलती हो जाती है कभी कभी। हर पार्ट में पेपर मत करना, क्योंकि जब भी आप पेपर क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन को समझो, एक बार नहीं 2 बार पढ़ो, क्योंकि कभी हम क्या पूछ तो क्या रहे हैं, लिख क्या जाते हैं। मान दे उसने ट्यूबेक्टोमी पूछा तो महिला का नाम लेना, महिला नसबंदी होती है और वेजेक्टोमी का मतलब पुरुष नसबंदी होती है। तो दोनों में अंतर समझना। फिर बोल रहा हूँ मैं आपको, वेजेक्टोमी का मतलब पुरुष नसबंदी होती है, नर के शुक्रवाहिनी को काट दिया जाता है, काट के उसको अलग कर देते हैं, बांध दिया जाता है। उसी प्रकार महिला नसबंदी में ट्यूबेक्टोमी क्या होती है, जो महिला की अंडवाहिनी होती है, अंडवाहिनी को काट देते हैं। लेकिन अंडवाहिनी की कहाँ काट देता है, अंडवाहिनी को एम्पुला भाग के पास से अंडवाहिनी को काट दिया जाता है और काट कर बांध दिया जाता है, जिससे क्या होता है, निषेधन क्रिया नहीं हो पाती और इसे क्या कहते हैं, महिला नसबंदी कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम ट्यूबेक्टोमी वेजेक्टोमी अंतर। अब देखिए तो समझ लिया हमने कि ट्यूबेक्टोमी वेजेक्टोमी क्या होती है, लेकिन इस दोनों में अंतर क्या होती है इसको समझ लेते हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि महिला नसबंदी क्या होती है और पुरुष नसबंदी क्या होती है। तो ध्यान देना मित्रों, आप फ्यूचर में भी कहीं पढ़ाने जाओ, पढ़ो लिखो, एग्जाम क्वेश्चन करो तो ये तुरंत समझ के करना है आपको कि पुरुष नसबंदी वेजेक्टोमी और महिला नसबंदी ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, अब देखते हैं ट्यूबेक्टोमी और वेजेक्टोमी अंतर क्या, डिफरेंट क्या होता है। नन की करें पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी में अंतर क्या होता है, डिफरेंट क्या होता है, इसको हम थोड़ा आसानी द्वारा समझते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ट्यूबेक्टोमी और वेजेक्टोमी क्या होते हैं। ये ट्यूबेक्टोमी और वेजेक्टोमी। अब ट्यूबेक्टोमी और वेजेक्टोमी में अंतर, अब इसमें अंतर क्या क्या अंतर हो सकते हैं इसको देखना है। तो ट्यूबेक्टोमी वेजेक्टोमी में अंतर, अब क्या क्या अंतर हो सकते हैं देखते हैं क्या क्या अंतर। तो इस साइड लिख देंगे एक लाइन में, बीच में इसको डिवाइड कर लेते हैं, एक तो ट्यूबेक्टोमी और वेजेक्टोमी। तो यहाँ तो लिखते हैं ट्यूबेक्टोमी, ठीक है, और इसे वेजेक्टोमी। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या क्या अंतर हो सकते हैं, एक एक करने समझना है आपको। सबसे पहले ट्यूबेक्टोमी देखते हैं, ट्यूबेक्टोमी और वेजेक्टोमी। ठीक है, अब ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, ये फीमेल में स्थायी गर्भ निरोधन को रोका जाता है। ट्यूबेक्टोमी में महिला में स्थायी
मैं क्या शब्द बोल रहा हूँ, स्थायी परमानेंट निषेधन नहीं हो पाएगा कभी भी, ठीक है। निषेधन तो होगा लेकिन गर्भधारण नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये ऐसा एक बात समझना, ऐसा नहीं कि बीच में मतलब कहने का मतलब पुरुष नस्पति महिला नस्पति का समझना कि निषेधन नहीं होगा, निषेधन भी होगा, सब होगा, लेकिन ये होता है कि शुक्राणु और अंडाणु का मिलन नहीं हो पाएगा। ऐसा तो नहीं, निषेधन तो होगा तो उनके बीच में सब क्रिया होगी, लेकिन कहने का मतलब तसा हो सकता है कि वह, कहने का मतलब वो होता है कि वह गर्भपात नहीं हो पाता, ये कहने का अबॉर्शन, इसमें कहने का गर्भधारण की क्रिया समाप्त हो जाती है, ठीक है, वह दोबारा मां नहीं बन सकती। ये महिला में स्थायी, ये महिला में स्थायी गर्भ निरोधन, ये महिला में स्थायी गर्भ निरोधन, ये महिला में स्थायी गर्भ निरोधन की प्रक्रिया होती है। कहने का मतलब होता है ये महिला में गर्भ निरोधन की स्थायी प्रक्रिया होती है, गर्भ निरोधन की प्रक्रिया है। कहने का मतलब होता है कि महिला नसबंदी करवाने के बाद फिर वह हमेशा के लिए हमेशा खुलवा सकते खुलवाने में, ऐसे भी नहीं कि कुल ये प्रश्न महिला नसबंदी वापस खुल भी जाती है, ठीक है, ऑपरेशन द्वारा, डॉक्टर इस्लाही द्वारा, ठीक है। तो ये महिला में स्थायी गर्भ निरोधन की प्रक्रिया होती है। वेजिटेबल में क्या होती है, ये मेल में, ये महिला, ये पुरुष में स्थायी गर्भ निरोधन की विधि होती है, ये फीमेल, ये मेल में स्थायी, तो मेल में भी हो सकती है, बहुत सारा महिला पुरुष भी करवाते हैं नसबंदी। ये मेल में स्थायी गर्भ, ये मेल में स्थायी गर्भ निरोधन की प्रक्रिया होती है, ये मेल में स्थायी गर्भ निरोधन की प्रक्रिया होती है। कहने का मतलब महिला नहीं कराए कोई बात नहीं, पुरुष करवा लेते इसमें, ये अपने ऊपर डिपेंड है, दोनों मिलकर करवा सकते हैं। तो कहने का मतलब तो ये इस तरह कैसे करवा सकते हैं, महिला करवा सकते हैं और पुरुष करवा सकते हैं। देखो एक ही करवाने की जरूरत, दोनों नहीं करवाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये महिला में स्थायी गर्भ निरोधन की प्रक्रिया होती है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं दूसरा क्या होती है, ट्यूबेक्टोमी। अब ट्यूबेक्टोमी में एक लाइन लिखा, इसे महिला नसबंदी कहते हैं, ध्यान रखना मित्रों, इसे महिला नसबंदी कहते हैं, इसे महिला नसबंदी कहते हैं, पढ़ा होगा आपने कई बार, इसे महिला नसबंदी कहा जाता है। तो ट्यूबेक्टोमी को मैं कई बार बोल चुका हूँ, ट्यूबेक्टोमी शब्द को ध्यान रखना, इसे महिला नसबंदी कहा जाता है। और वेजिटेक्टोमी क्या कहते हैं, इसे पुरुष नसबंदी कहा जाता है, इसे पुरुष नसबंदी कहा जाता है, इसे पुरुष नसबंदी कहा जाता है, ध्यान देना, इसे पुरुष नसबंदी कहा जाता है। अब देखते हैं इसमें क्या होते हैं ट्यूबेक्टोमी में। इसमें लिखना है कि महिलाओं में अंडवाहिनी को काट कर बांध दिया जाता है, बिल्कुल सही है। महिला में अंडवाहिनी को इंग्लिश में पेलिपिन ट्यूब बोलते, ध्यान रखना, अंडवाहिनी को, महिला में अंडवाहिनी को। और एक बात समझना, निषेध क्रिया महिला में कहाँ होती, पेलिपिन ट्यूब में होती, गर्भाशय में नहीं होती। महिला में निषेध क्रिया कहाँ होती, पेलिपिन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गए, जबकि हम क्या लगाते हैं, गर्भाशय में नहीं होती, ध्यान रखना। तो कहने का मतलब होती है कि महिला में निषेध की क्रिया कहाँ होती है, पेलिपिन ट्यूब में संपन्न होती है, गर्भाशय में नहीं होती, गर्भाशय में सिर्फ भ्रूण बनता है, ध्यान रखना मित्रों। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि गर्भाशय में निषेध क्रिया नहीं हो पाती, गर्भाशय में तो सिर्फ यूट्रस में क्या होता है, सिर्फ भ्रूण बनता है, क्या बनता है, भ्रूण का डेवलपमेंट होता है, लेकिन निषेध क्रिया तो कहाँ होती है, पेलिपिन ट्यूब में होती है, ठीक है। पेलिपिन, एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि पेलिपिन ट्यूब से फिर क्या होती है, शुक्राणु खा जाते हैं, गर्भाशय में जाते हैं, फिर वहाँ विकास होता है और वेजाइना के माध्यम से फिर बाहर प्रसव काल के रूप में बाहर निकलते हैं। तो महिला में पुरुष नसबंदी नहीं, सॉरी, महिला में अंडवाहिनी को काटकर, महिला में अंडवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है, महिला में अंडवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है। तो ध्यान देना, महिला में अंडवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे महिला में अंडवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे अंडाशय का संपर्क, जिससे अंडाशय का संपर्क गर्भाशय टूट जाता है, जिससे अंडाशय का संपर्क गर्भाशय से टूट जाता है, जिससे अंडाशय का संपर्क गर्भाशय से टूट जाता है और निषेधन के लिए अंड कोशिका और निषेधन के लिए अंड कोशिका
और निषेचन के लिए अंड कोशिका अंडवाहिनी में नहीं आ पाती, अंड कोशिका अंडवाहिनी में नहीं आ पाती, नहीं आ पाती, ठीक है। और इसके लिए निषेचन अंड कोशिका अंडवाहिनी में नहीं आ पाती, जिससे अंडोत्सर्ग की क्रिया रुक जाती है, जिससे अंडोत्सर्ग की क्रिया रुक जाती है, जिससे अंडोत्सर्ग की क्रिया रुक जाती है, जिससे अंडोत्सर्ग की क्रिया रुक जाती है। इवेशन नहीं हो पाती, अंडोत्सर्ग की क्रिया रुक जाती है और स्थायी गर्भनिरोधन रुक जाता है, और स्थायी गर्भ निरोधन और स्थायी गर्भ निरोधन हो जाता है, और स्थायी गर्भ निरोधन हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, इस क्रिया में शुक्रवाहिका को इस क्रिया में शुक्रवाहिका को काटकर बांध दिया जाता है। इस क्रिया में शुक्रवाहिका को काटकर बांध दिया जाता है। इस क्रिया में शुक्रवाहिका को काटकर बांध दिया जाता है। ध्यान देना, इस क्रिया में शुक्रवाहिका को काटकर बांध दिया जाता है। इस क्रिया में शुक्रवाहिका को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु का परिवर्तन आगे नहीं होता, जिससे शुक्राणु का परिवर्तन आगे नहीं हो पाता, जिससे शुक्राणु का परिवर्तन आगे नहीं हो पाता। तो ध्यान देना, इस क्रिया में शुक्रवाहिका को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु का परिवर्तन आगे नहीं हो पाता, और शुक्राणु आगे न जाने के कारण और शुक्राणु आगे नहीं जाने के कारण और शुक्राणु आगे नहीं जाने के कारण स्थायी रूप से गर्भधारण रुक जाता है। स्थायी रूप से गर्भधारण रुक जाता है। स्थायी रूप से गर्भधारण रुक जाता है, ठीक है। तो ये था अपने ट्यूबेक्टोमी वेजिटेक्टोमी अंदर, ये मतलब डिफरेंट समझना पहुँचे। देखो मित्रों, तो कहने का मतलब ट्यूबेक्टोमी वेजिटेक्टोमी का मतलब अंदर समा कि ट्यूबेक्टोमी क्या होती है, वेजिटेक्टोमी क्या होती है। ट्यूबेक्टोमी वेजिटेक्टोमी का मतलब पुरुष संबंधी होती है, और कहने का मतलब वेजिटेक्टोमी पुरुष संबंधी होती है, और ये मेल में स्थायी गर्भनिरोधन की प्रक्रिया होती है, इसे पुरुष संबंधी कहा जाता है। और इस क्रिया में शुक्रवाहिका को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे इस क्रिया में क्या होती है, इस क्रिया में शुक्रवाहिका को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु का परिवर्तन आगे नहीं हो पाता, और शुक्राणु आगे नहीं जाने के कारण स्थायी रूप से गर्भधारण रुक जाता है। स्थायी रूप से क्या हो जाते हैं, गर्भधारण रुक जाता है। स्थायी रूप से गर्भधारण रुक जाता है। स्थायी रूप से कहने का मतलब होता है, स्थायी रूप से गर्भधारण रुक जाता है। कहने का मतलब होता है कि स्थायी रूप से गर्भधारण रुक जाता है। नेतृत्व वेजिटेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है कि ये महिला में स्थायी गर्भ निरोधन की विधि होती है, इसे महिला नसबंदी कहा जाता है। महिला में अंडवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे अंडाशय का संपर्क गर्भाशय टूट जाता है। ये निषेध के लिए अंडकोशिका अंडवाहिनी में नहीं आ पाती, जिससे अंडोत्सर्ग की क्रिया रुक जाती है, और गर्भ निरोधन की और स्थायी गर्भ निरोधन हो जाता है। ठीक है मित्रों, ये था हमारा पाठ। तो करने का गर्भ निरोधन की स्थायी और अस्थायी विधियाँ। ठीक है, हमने इस यूनिट में स्थायी और अस्थायी विधियों को डिटेल से पढ़ा, समझा, लिखा। ठीक है मित्रों, इसको आप थोड़ा लर्न करना, याद करना। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट यूनिट थी, तो ध्यान रखना मित्रों। आज और इसी वेजिटेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी के साथ ही आपकी यूनिट भी समाप्त होती है मित्रों। ये आपकी थर्ड यूनिट कंप्लीट हो चुकी है मित्रों। इस थर्ड यूनिट में मैंने बहुत सा टॉपिक पढ़ा। इस थर्ड यूनिट को पूरा वीडियो को पढ़िए, समझिए, और कहता हूँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्यूचर एग्जाम के हिसाब से बेसिक लेवल का तो है, और भी एग्जाम के हिसाब से इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ट्यूबेक्टोमी वेजिटेक्टोमी क्या होती है, मैंने तो समझा दिया आपको, अच्छी तरह समझा दिया, लर्न हो गया होगा आपको। नहीं हो तो एक बार फिर देखना, पढ़ना,
लिख के याद करना, आपको हमेशा स्थायी परमानेंट याद हो जाएगा। तो ध्यान रखना मित्रों, इसी टॉपिक बेजेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी के साथ ही आपकी यूनिट भी क्या होती है समाप्त। ये थर्ड आप ये थर्ड यूनिट भी समाप्त हो गई मित्रों। ठीक है, 18 यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। और मित्रों अब आगे नई यूनिट को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं नई वीडियो को, कल जो हम नई वीडियो लेंगे वो नई यूनिट के साथ शुरुआत करेंगे, नई वीडियो नई यूनिट के साथ शुरुआत करेंगे। ठीक है मित्रों, आज का यहीं स्टॉपेज करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।